नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, वो कंपनी आज शायद आपको कुछ वीकनेस पॉइंट में दिखेगा, मगर बाद में एक धमाका करेगा। मैं इस बात को मैं पहले ही बोल चुका था और फाइनली वो डेटा आपके सामने ही है। चलो सबसे पहले मैं कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है जियो फाइनेंस। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ देखिए, हमेशा आपको एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न में कुछ अलग तरीके से डेटा को पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे तो लिस्टिंग यहाँ पे हुआ था। लिस्टिंग होने के बाद बिग करेक्शन देखने को मिला। आपको शायद यहाँ पे कोई कैंडल ना दिखे। यहाँ पे डायरेक्टली लोअर सर्किट लगते जा रहे थे तो इसलिए कैंडल आपको दिखेगा नहीं। एक सिर्फ डॉट लाइन दिखेगा। मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। आपको और भी क्लियर हो जाए देखिए। यहाँ पे क्या है? डॉट लाइन है। यहाँ पे भी डॉट है। यहाँ पे डॉट है। इसका मतलब यहाँ पे लोअर सर्किट लगा था। यहाँ पे भी लोअर सर्किट और यहाँ पे भी लोअर सर्किट। तो 3 बार लोअर सर्किट लगने के बाद नीचे आए थे। 4 बार लोअर सर्किट लगा था। तो जिस तरीके से करेक्शन हुआ था, उसी के बाद देखिए नीचे एक रेंज क्रिएट किया, उसके बाद धमाका परफॉर्मेंस हुआ। तो इसको कहा जाता है एक रेंज ट्रेडिंग मतलब एक रेंज के हिसाब से वो ट्रेड कर रहा है। ज़िगज़ैग मोड में वो रेंज के हिसाब से ट्रेड करते जा रहा है। तो जब भी कोई रेंज तक ना ब्रेकआउट करे, वही रेंज को टच करे, तो हायर चांसेस है उस लेवल से प्रीवियस लेवल तक वो जाने का कोशिश करेगा। जैसे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से टच करने के बाद ऊपर गया था, तो फिर से नीचे आया, टच किया और वो भी देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। देखिए हमेशा क्या होता है ना, हम लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है। हम लोग यही सोचते हैं कि मेरे पास होल्डिंग यहाँ पे है और इतना गिर चुके हैं, तो और भी गिर सकते हैं, चलो मैं एग्ज़िट हो जाऊँ। एग्ज़िट क्यों होना चाहते हैं? अब आप एग्ज़िट के लिए सोच रहे हैं, तो जब आप एंट्री ले रहे थे, तब क्यों नहीं सोचे कि मैं एंट्री ले रहा हूँ, किस बेसिस में ले रहा हूँ? हाँ, अगर आप यही सोचकर एंट्री लिया कि मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस लूँगा, तो उसके नीचे तक वेट करिए। अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट किया कि ना चलो जितना गिरे उतना मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा, वो अलग बात है। हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है, मगर एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बीच में किसी जगह पे एंट्री कभी भी मत लेना। कभी भी आपको लग रहा है कि चलो अभी मैं एंट्री ले लेता हूँ, ऐसे मत करिए। हाँ, एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, तो भी मैं कहूँगा हमेशा अच्छे कंपनी के ऊपर डिस्काउंट ढूँढना चाहिए। अच्छे कंपनी के ऊपर डिस्काउंट ढूँढना चाहिए, ये बात मेरे बात नहीं है। वॉरेन बफेट जी ने खुद कहा कि कंपनी अगर अच्छा हो, अच्छा मतलब एक वैल्यूएबल कंपनी हो, एक फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथेबल कंपनी हो और इसका मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, तो उस कंपनी के ऊपर हमेशा आपको डिस्काउंट ढूँढना चाहिए। जब भी उस कंपनी डिस्काउंट में मिले, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको अच्छी कंपनी सस्ते में मिल रहा है। तो कहने का मतलब है हम लोग डिसीजन उल्टा लेते हैं। जब शेयर भागते रहते हैं उसको हम लोग सोचते हैं वो कंपनी बेस्ट है और जो शेयर गिरते रहते हैं उसको हम लोग बेकार कंपनी बोल देते हैं। तो प्लीज़ ऐसे होता तो कभी आईटी सेक्टर में टीसीएस कभी नहीं गिरता, कभी रिलायंस भी गिरावट नहीं दिखाता, कभी एचडीएफसी भी गिरावट नहीं दिखाते, कभी एसबीआई भी गिरावट नहीं दिखाते। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो कंपनी के ऊपर आपने निवेश किया उसके साथ पेशेंस के साथ बना रहना चाहिए। अभी देखिए जियो फाइनेंस के ऊपर से 2 बात कहूँगा। अभी देखिए बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ, फिर भी कंपनी की जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है, आप देखेंगे कंपनी 330 करोड़ से डबल कर चुके प्रॉफ़िट को। तो इस बात से एक अंदाज़ा लग रहा है कि कंपनी बिज़नेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, फिर भी कंपनी प्रॉफ़िट कर रहा है। तो जब बिज़नेस स्टार्ट होगा तो कहाँ से कहाँ तक धमाका कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं हुआ तो प्रॉफ़िट कहाँ से मिला है? देखिए कभी होता क्या है मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है और अभी आप कह रहेंगे मेरे पास 6 मंथ है, 6 मंथ के बाद मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। 6 मंथ के बाद मैं सारे बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, तो क्या 1 लाख आप जेब में लेके घूमेंगे? बिल्कुल नहीं। तो वो 1 लाख आप कहाँ पे रखेंगे? बैंक्स में रखेंगे। कोई किसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो जहाँ से आपको क्या मिलेगा? एक एक इंटरेस्ट मिलेगा, एक रिटर्न मिलेगा। तो वही पैसा आपके लिए क्या होगा? आपके लिए वही पैसा जो 1 लाख के ऊपर जो कमाई है, वो आपके लिए प्रॉफ़िट होगा। तो उसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। अभी तक फाइनली बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ। जब बिज़नेस स्टार्ट होगा, शायद इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिल सकता है। इसीलिए देखिए पहले से ही इन्वेस्टर भर-भर के माल उठा लिया। 21% एफआईएस के पास, 13% डीआईएस के पास। बाकी पब्लिक के पास 17% और प्रोमोटर के पास 46% के आसपास होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं इस लेवल्स में मेरा एंट्री ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ टारगेट पाने का, तो ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक है। तो जो लोग मेरे बात को सुनकर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कहूँगा
प्लीज़ किसी भी तरीके से मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना ही है तो थोड़ा-सा आपके रिस्क के हिसाब से करिए, आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से करिए क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है। मेरा खुद का ओपिनियन है, हाँ, आप कहेंगे सर आपका जो स्ट्रैटेजीज़ है, मैं बहुत दिनों तक फॉलो कर रहा हूँ, आपका स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छा है। तो अच्छी बात है, मगर आपका भी ओपिनियन होना चाहिए। क्योंकि देखिए हमेशा स्ट्रैटेजीज़ मेरा कन्फर्म टारगेट देगा, ऐसे होगा नहीं क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे हमेशा प्रॉफ़िट आपको मिलेगा, ऐसी कुछ गारंटी नहीं है। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहूँगा, किसी भी एक कंपनीज़ के ऊपर 5,000 नहीं, 5% से ज़्यादा निवेश मत करिएगा। टोटल आपका पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा निवेश मत करिएगा। तो आपको डाइवर्सिफ़िकेशन होगा आपका बिज़नेस में, तो एक हाई ग्रोथेबल चांसेस भी रहेगा आपका प्रॉफ़िटेबल ट्रेड बनने के लिए। तो 1-2 कंपनी में लॉस भी हो जाए, तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलो, अभी देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट कंपनी कौन-सा है? नेक्स्ट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो देखा जाए तो एक मतलब इस कंपनी का नाम एक्चुअली पेटीएम्स है। तो जिस कंपनी ने एटलीस्ट 20% के आसपास क्रैश देखने को मिला। तो एक एक डेटा मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम हिट्स 20% लोअर सर्किट ऑन ब्रोकरेज डाउनग्रेड एज कंपनी डिसाइड टू कट डाउन ऑन स्मॉल ट्रिक लोन्स। मतलब कंपनी क्या किया? कंपनी कट कर दिया डाउन, इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी कट कर दिया स्मॉल टिकट लोन्स। तो स्मॉल टिकट लोन्स क्या है? कंपनी की एक बिजनेस स्ट्रेटजीज था, एक बिजनेस मॉडल था जहाँ से कंपनी का अच्छा खासा मतलब बिजनेस भी चल रहा था। तो उस स्मॉल बिज़नेस को बंद किया जिसके लिए 20% क्रैश हो गया। उसके साथ-साथ आप सभी जानते हैं वॉरेन बफेट जी का कंपनी, इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे। वो भी खुद का स्टेक बेचा। अलीबाबा जो चाइना का सबसे बड़ा एक ऑनलाइन बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है, वो भी पेटीएम के ऊपर निवेश करके रखे थे। उन्होंने भी माल बेच दिया। तो बड़े-बड़े इन्वेस्टर अगर माल बेचकर भाग रहा है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ पॉज़िटिव बात है? बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, मैं इस कंपनी की कोई बुराई नहीं करना चाहता। आप खुद ही देख लीजिए। इस बात को आप देखेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, मान लेता हूँ कंपनी का सेल्स एक ही रेंज में है, थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ रहा है। मगर ऐसा क्या हुआ कंपनी आज तक एक बार प्रॉफ़िट नहीं दिखाया? कोई क्वार्टर में ही प्रॉफ़िट नहीं हुआ। तो वो कंपनी कहाँ से खड़ा हो पाएँगे? हाँ, एक रिपोर्ट ये भी बताया जा रहा है, देखिए ये सब रिपोर्ट है, आप इसको देखकर खुश मत हो जाना कि 2025 के अंदर कंपनी प्रॉफ़िट जनरेट करके दिखाएगा। तो देखिए, प्रॉफ़िट जनरेट करके दिखाया वो तो ठीक है, मगर वो प्रॉफिट क्या सस्टेनेबल प्रॉफिट है? कभी-कभी होता क्या है बिज़नेस को स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करके, टैक्स ना देकर कुछ मतलब एक्सपेंस को कम दिखाकर बहुत सारे ट्रिक यूज़ करके कंपनी प्रॉफिट दिखा देता है। तो फाइनली क्या इस तरीके से प्रॉफिट के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो देखिए जिस कंपनी का इतने बड़े लॉसेस है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा। और एक बात और भी बता दूँ, देखिए एफआईएस के पास जो होल्डिंग्स है, वो 60% आपको दिख रहा है, तो आप देखकर खुश हो जाएँगे। यहाँ पे कुछ कारणस हैं, 60% होल्डिंग से बहुत सारे कारणस भी हैं और डीएस के पास देखिए होल्डिंग ना के बराबर है। क्या एफआईएस माल उठा रहा था कि डी डीएस क्या चुप बैठेंगे? वो भी तो माल उठाएँगे ना, मगर उठा क्यों नहीं रहा? क्योंकि देखिए एफआईएस के अंदर बहुत सारे कंपनीज़ आपको दिखेगा, जैसे आप देख सकते हैं अलीबाबा। अलीबाबा जो कंपनी था, ई-कॉमर्स बिज़नेस करने वाला कंपनी था, वो 6.5% के आसपास होल्डिंग था, वो माल बेचकर भाग गया। आप देखेंगे और एक कंपनी आपको देखने को मिलेगा एसवीएफ। तो एसवीएफ जो है वो भी आपको इस कंपनी का जो होल्डिंग्स है, वो वो भी देखिए 17% होल्डिंग को कम कर दिया 8%। और आप देख सकते हैं और भी एक फाइनेंस कंपनी है, जो भी 24% के आसपास होल्डिंग रखे थे, वो 9% कर दिए। तो इसका मतलब हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को और माल बेचकर भागना चाहते हैं। तो आपको लग रहा है इस कंपनी के ऊपर जो बातचीत किया जा रहा है 2025 में प्रॉफिट आएगा, तो क्या उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। मैं आज तक पेटीएम के ऊपर एक भी रुपया निवेश नहीं किया और मैं निवेश करना भी नहीं चाहता, जब तक इस कंपनी का कुछ पॉजिटिव मोमेंटम ना दिखे। एटलीस्ट 6 मंथ तक मैं ज़रूर देखूँगा कि इस कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। अगर काम ठीक-ठाक हो रहा है, तो उसके बाद कोई डिसीज़न ज़रूर लूँगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर कमेंट्स करना। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, आप देख सकते हैं किस तरीके से बिग क्रैश देखने को मिला। बिग क्रैश मतलब कंपनी धीरे-धीरे करके अच्छा खासा रिकवरी तो किए थे। उसके बाद देखिए बिग क्रैश देखने को मिला। तो जिस तरीके से करेक्शन देखने को मिला है और 200 डेज़ ईएमए के नीचे करेक्शन होकर क्लोजिंग दिया है, तो मेरे हिसाब से ₹513 तक ईज़िली वो आने का चांसेस रहेगा। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर आप क्या डिसीज़न ले रहे हैं, ज़रूर एक बार मुझे कमेंट्स करके बताना। तो तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईडीबीआई फर्स्ट बैंक। देखिए आईडीबीआई फर्स्ट बैंक इसके बारे में बात करूँ तो आईडीबीआई फर्स्ट बैंक एक देखा जाए तो
62,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेके चल रहा है एक कंपनी। तो आईडीबीआई फर्स्ट बैंक जो है वो एक देखा जाए तो एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट बैंक है। तो इस बैंक का एक खासियत पॉइंट ये है कि कंपनी ने अच्छा खासा खुद को ग्रोथ किया। जैसे कंपनी के सेल्स के मामले में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का सेल्स को अलग लेवल का ग्रोथ किया। 5,400 करोड़ से 7,300 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुए। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक हाई पॉजिटिव मोमेंटम है, हाई पॉजिटिव पॉइंट्स है, जिस पॉइंट को आपको डिनाई नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं 0.19% के आसपास होल्डिंग था और वो भी यहाँ पे 1.11% का होल्डिंग देखने को मिला। तो अलग लेवल का यहाँ पे होल्डिंग्स सॉरी अर्निंग पर शेयर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है मगर कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला। जैसे 567 करोड़ से बढ़ के हो चुके 747 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले हैं। तो अभी इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। तो प्रोमोटर के पास, एफएस के पास, डीएस के पास, पब्लिक के पास, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए। बाकी आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी का देखिए बोरिंग्स जो कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ देखने को मिले, ये एक कंपनी के लिए बेस पॉइंट है। क्योंकि कोई भी बैंकिंग सेक्टर में अगर बोरिंग्स बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब बैंक खुद लोन ले रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, उस लोन को कस्टमर को देकर अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा पाएँगे। तो लोन सिर्फ लेना ही पॉजिटिव नहीं होता। लोन लेने के बाद कंपनी किस तरीके से खुद को प्रॉफिटेबली में कन्वर्ट कर रहा है मतलब प्रॉफिट करके दिखा रहा है वो भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि लोन लेने से कुछ नहीं होगा, कंपनी के प्रॉफिट होना भी ज़रूरी है। तो आप देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में पहले ही दिखा चुका हूँ कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर हर किसी का फोकस है और इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो एक धमाका जैसे डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला। अराउंड 40 टू 70% के आसपास देखने को मिले हैं। तो तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी है। वाघबाग्स पिंकर्स जो डाइवर्स है 1.3% का स्टेक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ओर्थ अराउंड 790 करोड़ भाया ब्लॉक डील के माध्यम से यहाँ पे ओर्थ करने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि कोई भी बड़े कंपनी निवेश करे और उसके बाद कुछ ब्लॉक डील के माध्यम से करे तो एक हाई पोटेंशियल होते हैं उस कंपनी में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर हो रहा है। तो इसीलिए बड़े इन्वेस्टर उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बिग जैसा क्या बना, एक बिग जैसा कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना। तो कप विद हैंडल बटन्स बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुए और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने के बाद वो रिट्रेसमेंट किया, वो फिर से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है एक अलग लेवल का ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि एक लॉन्ग जर्नी टारगेट है अराउंड 150 के आसपास और इसका टारगेट जो बनने जा रहा है 78 के आसपास। तो मैं इस टारगेट को फॉलो करके चल रहा हूँ। आप इस कंपनी के ऊपर ब्लाइंडली निवेश मत करिए प्लीज़। मेरे वीडियो में हमेशा आपको सीखने को कुछ मिलता है, तो सीखते रहिए और ट्रेड आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से करते रहिए क्योंकि मेरे तरफ से कभी भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होता ही नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सफारी। सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया वो है बोनस का। 12 तारीख को आपको बोनस मिलेगा हर एक के बदले एक शेयर। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।